Hello everyone, myself Vaibhav Solanki from SSIT गांधीनगर। हार्बर एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 मरीन स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 11, जिसमें मरीन स्ट्रक्चर जैसे कि डॉल्फिन, फेंडर और मूरिंग एसेसरीज की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में ये जो चैप्टर 4 है हार्बर इंजीनियरिंग जो पार्ट है हमारा, इसका चैप्टर नंबर 4 मरीन स्ट्रक्चर, इसके लास्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 10 में हमने ब्रेक वाटर, वाल्व्स, जेटीज, क्वे वॉल, इन सभी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, पैर के बारे में भी डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में अदर जो मरीन स्ट्रक्चर है लाइक डॉल्फिन्स, फेंडर्स और मूरिंग एसेसरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं डॉल्फिन की। डॉल्फिन क्या है? सो ये जो मरीन स्ट्रक्चर है वो लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द लॉक्ड और अलोंग साइड अ पैर और अ वार्प। वार्प है या तो पैर है, उसके अलोंग साइड ये मरीन स्ट्रक्चर हमको एंट्रेंस में दिखता है, यानी कि एंट्रेंस पे लोकेटेड होता है। और इसका यूज होता है कि टू एब्सॉर्ब द इम्पैक्ट फोर्स ऑफ द शिप, यानी कि जो शिप्स वहाँ पे आते हैं उसका जो एब्जॉर्ब होता है इम्पैक्ट फोर्स की वजह से, जो एब्जॉर्ब होता है तो वो उसको एब्जॉर्ब करके टू एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट फोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए टू प्रोवाइड मूरिंग फैसिलिटीज फॉर टाइंग अप सीज, यानी कि अगर शिप्स को टाइंग अप करना है, बांधना है, ठीक है, तो उसके लिए जो मूरिंग फैसिलिटी चाहिए वो मूरिंग फैसिलिटी हम कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे? वो मूरिंग फैसिलिटी हम डॉल्फिन पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मूरिंग फैसिलिटी टाइंग अप के लिए हम आगे वीडियोस में देखेंगे। दे आर ऑल्सो यूज टू शॉर्टन द लेंथ ऑफ द पैर एंड वार्फ। वार्फ और पैर की लेंथ को शॉर्ट करने के लिए भी यूज होता है। यहाँ पे पियर्स और वाल्व्स, यानी कि जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है उसके अलोंग साइड ये लोकेटेड है, तो इसको हम डॉल्फिन बोलते हैं। कौन कौन से टाइप की डॉल्फिन होती है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। यहाँ पे ब्रिस्टिंग टाइप डॉल्फिन, जहाँ पे प्रोवाइड इन फ्रंट ऑफ द सी फेस ऑफ द पैर और वार। सी फेस के साइड होता है ये जो ब्रिस्टिंग टाइप डॉल्फिन है, वो डिजाइनेटेड टू टेक अ इम्पैक्ट ऑफ द सी व्हाइल डॉकिंग आर इक्विप्ड विद फेंडर। सेकंड है मूरिंग टाइप। मूरिंग टाइप लोकेटेड बिहाइंड द सी वर्ड फोर्स ऑफ द बर्थ, कि जिस जहाँ पे बर्थिंग करते हैं उसके बिहाइंड होती है। दे आर प्रोवाइडेड विद द bollards and moving post with the capstans where heavy line are to be handled। तो यहाँ पे कैप्स्टन और बोलार्ड क्या है वो आगे हम वीडियोस में देखेंगे। स्मॉलर देन ब्रिस्टिंग डॉल्फिन, तो ब्रिस्टिंग डॉल्फिन है उससे स्मॉलर होती है। यहाँ पे दो टाइप है, ब्रिस्टिंग और मूरिंग टाइप। तो यहाँ पे एक स्कीमेटिक इमेज दिया हुआ है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि डॉल्फिन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और इमेज है जिसके थ्रू हम डॉल्फिन समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो ब्रीस्टिंग टाइप डॉल्फिन है जो रेड है, जो एग्जैक्टली सीप के आगे होगी, सीवर्ड साइड। ठीक है, और ये जो मूरिंग टाइप डॉल्फिन है तो इस हिसाब से डॉल्फिन है। और डॉल्फिन का जो एलिवेशन और टॉप व्यू देखे तो इस हिसाब से एलिवेशन और टॉप व्यू में डॉल्फिन हमको अवेलेबल होगी। और डॉल्फिन का बेसिक पर्पज है, जो यूज है हमने यहाँ पे देखा कि एब्सॉर्ब करने के लिए, इम्पैक्ट एब्सॉर्ब करने के लिए, मूविंग फैसिलिटी यानी कि टाइंग अप सीज के लिए, शिप को टाइंग अप करने के लिए, और शॉर्टन लेंथ करने के लिए, वाव्स और पेयर्स की लेंथ को शॉर्ट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल शिप है और ये ब्रिस्टिंग टाइप डॉल्फिन और बोरिंग टाइप्स डॉल्फिन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो जिसके थ्रू हम बहुत सारे पर्पस पे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इमेज के थ्रू हमको जो डॉल्फिन है वो समझ में आ गया, इसके थ्रू हम उसके शॉर्ट नोट भी लिख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट मरीन स्ट्रक्चर है वो है फेंडर। फेंडर क्या है कि फेंडर इज अ फॉर्म ऑफ कोशन इज प्रोवाइडेड ऑन अ जेटी फेस फॉर अ शिप टू कम इन कांटेक्ट, कि जब जेटी वहाँ पे अवेलेबल है उसके फेस पे जब शिप कांटेक्ट में आता है तो उस जो कांटेक्ट आता है उसको वहाँ पे कोजन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे प्रोवाइड किया गया होता है, यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसका पर्पज क्या होता है कि जो बेसिकली तो फेंडर कैन बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल इन अ वेरियस फॉर्म एंड इट एब्सॉर्ब द इम्पैक्ट ऑफ सी एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज। पर्पज क्या है कि जो इम्पैक्ट ऑफ सीप है, सीप जहाँ पे आता है उसकी वजह से वेव्स में भी बहुत चेंजेस आता है। तो जो सीप का इम्पैक्ट है उसको एब्सॉर्ब करने के लिए और डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है,
तो क्वालिटी ऑफ गुड फेंडर में क्या क्या होना चाहिए कि दे शुड हैव अ हाई कैपेसिटी एब्सॉर्बिंग एनर्जी ड्यूरिंग बर्थिंग ऑफ द सी, देन they should be simple in a design and construction and easily available. It must be able to resist tangential force effectively. They should not be easily damaged during berthing and they should not damage ship holes कि जो शिप है उसका होल्स उसको डैमेज ना होने दे, बर्थिंग के ड्यूरिंग डैमेज भी ना हो और सिंपल डिजाइन में हो, कंस्ट्रक्शन और इजीली रिप्लेसेबल हो। इमेज देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये है, ये जो सब है उसको हम क्या बोलेंगे, फेंडर। ये जो कंस्ट्रक्शन है उसका फेंडर बहुत सारे पर्पज है, जैसे कि हमने देखा यहाँ से जो शिप आता है तो शिप के फोर्स को एब्सॉर्ब करता है, जिसकी वजह से ये जो वाव्स है जो भी हमारे जेटीज है, ठीक है, ये जो जेटीज है उस पे जो फोर्स लगता है उसको एब्जॉर्ब होने की वजह से ये जो मरीन स्ट्रक्चर है उसमें डैमेज कम होता है, ठीक है। तो ये डैमेज कम करने के लिए इसका पर्पज होता है। यहाँ पे फेंडर अवेलेबल है, ये जो चेन दिख रही है, ठीक है, वो सब फेंडर है, इसको हम फेंडर बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फेंडर, एक तो वुडन फेंडर है और दूसरा है रबर फेंडर। वुडन फेंडर सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, फेंडर ओरिजिनल वुडन होता है और एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है मैक्सिमम। सिमिलरली रबर का भी वही होता है कि रबर फेंडर का जो टायर्स होते हैं उसको हमने बहुत बार देखा है कि डॉकिंग साइड पे हम टायर्स लगे हुए होते हैं, वो टायर्स को हम हैंग ऑन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम रबर फेंडर बोलते हैं। तो ये दोनों हम यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि देखो इस हिसाब से इसको हम, ठीक है, स्टील का है और वुडन का है, इसको हम यूज करेंगे एज अ फेंडर, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे टायर्स है, टायर्स के लिए ये सब फेंडर है। फेंडर का जो यहाँ पे सीप्स आती है, ठीक है, उसके फोर्स को एब्जॉर्ब करने का उसका मेन पर्पस रहता है। तो ये सब फेंडर है, यहाँ पे फेंडर लगाया हुआ है, यहाँ पे फेंडर है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज के साथ हम इजीली देख सकते हैं ये सब फेंडर है। स्टील फेंडर है जो बहुत एडवांस में अवेलेबल होता है। सो दो इम्पोर्टेंट थियरी है, डॉल्फिन्स और फेंडर, दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया, दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में, मनी स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा। अब बात करते हैं मूरिंग एसेसरीज। मूरिंग एसेसरीज क्या है, ठीक है। पहले तो बात करता है कि अरेंजमेंट सच अ बो, स्टर्न, स्टैंड, स्प्रिंग एंड रेस्ट लाइन्स आर नेसेसरी टू होल्ड द शिप स्टेशनरी with the dock and to load and unload cargo as well as passenger, ठीक है। तो जो कार्गो को लोड अनलोड करने के लिए और पैसेंजर को लोड अनलोड करने के लिए जो शिप है उसका होल्डिंग प्रॉपर होना चाहिए, मतलब जो टाई अप करते हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। तो उसके साथ साथ जो अरेंजमेंट होता है वो स्टैंड, ये जो शिप के कंपोनेंट है, ठीक है, पार्ट है, वो स्टैंड, स्प्रिंग, ठीक है। तो ये सब लाइंस की नेसेसरी के हिसाब से उसका होल्डिंग प्रॉपर होना चाहिए शिप स्टेशनरी के हिसाब से कोई भी डॉक पे। तो उसके लिए जो हम यूज करने वाले हैं एसेसरीज, उसको मूरिंग एसेसरीज कहते हैं, यानी कि टाई अप करने के लिए और मूरिंग करने के लिए जो एसेसरी यूज होती है। सबसे पहले बोलार्ड्स की बात करते हैं। बोलार्ड क्या है? Yeah, this is a fastened to single or double bollard which are located along the face of the dock 15 to 27 meter apart with the help of the sheep lines such as bow, stand, line and spring lines। तो यहाँ पे बो स्टैंड और जो स्प्रिंग लाइन होती है यहाँ पे 15 से 20 सेंटीमीटर अपार्ट ये नंबर ऑफ बोलार्ड्स अवेलेबल होते हैं, जिसका पर्पज होता है सिंगल या तो डबल होता है, जो फास्टन करने के लिए शिप को फास्टन करने के लिए इसका यूज होता है। तो यहाँ पे इमेज के साथ हम बोलार्ड समझ सकते हैं। दूसरा है चॉक्स। चॉक्स का पर्पज होता है ओपन और क्लोज चॉक्स आर यूज फॉर डायरेक्टिंग लाइन on the correct post, avoiding the line from the rubbing against the sharp edge। जो sharp edge होती है और डायरेक्टिंग लाइन होता है उसको ओपन और क्लोज चौक का यूज करके हम उसको वहाँ पे करेक्ट पोस्ट पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है उसको हम चौक बोलते हैं। सेकंड एसेसरीज में है क्लिट्स। क्लिट्स का भी इम्पोर्टेंट पर्पज है। क्लिट्स आर यूज फॉर द स्मॉल वेसल सच एज स्मॉल शिप
टग्स एंड वर्क बोलेट स्मॉल वेसल के लिए यूज होता है। दे आर यूजुअली प्लेस स्पेस अबाउट 10 to 30 मीटर अपार्ट अलोंग साइड अलोंग द डॉक की डॉक का जो फेस होता है वहाँ से 10 से 13 मीटर दूर अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये है क्लिप, ये भी इम्पोर्टेंट मूविंग एक्सेसरी है। और है मूविंग एक्सेसरी में कैप्स्टन। कैप्स्टन एक रिवॉल्विंग सिलेंडर है जो सरफेस पे होता है। ठीक है, these are used of wind and sheep line and thus to pull the ship along the docking and platforms which is line are secured to bollard। जो ship line है वो बोलार्ड के साथ सेक्यूर है उसकी तरफ, और वाइंड और डायरेक्शन को ध्यान में रख के उसको अपनी तरफ खींचता है। तो सो they may be pneumatically और इलेक्ट्रिकली ओपन, या तो pneumatically और इलेक्ट्रिकली ओपन भी होता है, तो इसको हम कैप्स्टन बोलेंगे इस हिसाब से। दूसरी एक्सेसरी है एक इलेक्ट्रिकल मूविंग रोप्स होता है जिसको हम कैप्स्टन बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल मूविंग कैप्स्टन है, इलेक्ट्रिकल एंचर और मूविंग रोप टाइप का जो कैप्स्टन है, और ये है हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रॉनिक कैप्स्टन। तो यहाँ पे कैप्स्टन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हम सरफेस पे देखते हैं जहाँ पे जो हम वेसल्स को और शिप्स को पार्क करते हैं। तो ये 3 टाइप्स के कैप्स्टन हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने मूविंग एक्सेसरीज में देखा, सबसे पहले बोलार्ड्स की बात की, फिर स्टॉक्स की बात की, फिर कॉर्नर मूविंग पोस्ट है। ठीक है, जो कॉर्नर पे स्पेशली मूव करने के टाई अप करने के लिए होता है। ठीक है, हैवी टर्न को अगर शिप है तो उसको टाई अप करना है डॉल्फिन के कॉर्नर पे या तो पैर के कॉर्नर पे, तो वहाँ पे कॉर्नर मूविंग पोस्ट होता है इस टाइप का जिसका हम यूज़ करते हैं। फिर है क्लिस्ट के बारे में डिस्कस किया कि 10 मीटर और 13 मीटर अपार्ट एक टाई स्मॉल वेसल्स होता है जिसको हम स्मॉल शिप को टाई अप करने के लिए यूज़ करते हैं। कैप्स्टन है, और कैप्स्टन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ये सब मूविंग एक्सेसरी है। तो आज के इस लेक्चर में हमने यहाँ पे सबसे पहले देखा डॉल्फिन क्या है। ठीक है, डॉल्फिन के यूज, टाइप्स ऑफ द डॉल्फिन क्या है, स्केमेटिक डायग्राम किस हिसाब से होता है एलिवेशन में, और डॉल्फिन कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड होती है हार्बर साइड में और शिप के साइड में, ये हमने देखा। दूसरा है फेंडर। फेंडर क्या है, फेंडर की क्वालिटी क्या है, यूज क्या है, फंक्शन क्या है, और इमेज देखा कि किस हिसाब से फेंडर हम एक्चुअल हार्बर में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ द फेंडर देखा, वुडन, रबर और स्टील फेंडर का हम यूज करते हैं जिसको हमने यहाँ पे इमेज में देखा। और उसके बाद मूविंग एक्सेसरी जिस हिसाब से हमने आपको बताया। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अनदर स्ट्रक्चर है, लाइक जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ब्रेक वाटर, वाव्स, गे वॉल, पैर, जेटीज के बारे में, और यहाँ पे हमने डिस्कस किया मूविंग एसेसरीज के बारे में, डॉल्फिन के बारे में और फेंडर के बारे में। तो ये जितने भी लिस्ट मैंने आपको दी है ये सब मरीन स्ट्रक्चर है। तो आपको एग्जामिनेशन में भी आ सकता है कि लिस्ट आउट द मरीन स्ट्रक्चर, कि मरीन स्ट्रक्चर कौन कौन से है और उनमें से किसी एक के बारे में आप डिटेल में एक्सप्लेन करो। तो आप ब्रेक वाटर समझा सकते हो, डॉल्फिन भी समझा सकते हो, फेंडर भी समझा सकते हो, जिसके पास आपके पास जिसकी थियोरी अवेलेबल है। ठीक है, सो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 4 है मरीन स्ट्रक्चर, यहाँ पे कंप्लीट होता है। जितने भी मरीन स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने डिटेल्स में पढ़ा है, जीक्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिए है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, चैप्टर नंबर 5 में के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।